दो थके हुए व्यक्ति विकास और प्रदीप अपनी बाइक की लंबी यात्रा के बाद एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक पुराने बंगले पर पड़ी जो एक रहस्यमय सुंदरता के साथ था, जिसमें एक रहस्यमय सुंदरता थी। दोनों इतने थके हुए थे कि उनकी आंखें थकावट से भरी नजर आ रही थी। भाई, आज तो बहुत थक गए। ये बंगला देख, यहाँ कोई नहीं है। चल इसे देख लेते हैं। कहीं देखा सुना सा लग रहा है। अरे वो सब छोड़, चल अंदर चलते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो यहीं आराम कर लेंगे, और अगर कोई है भी तो पूछ लेंगे, शायद एक रात रहने को मिल जाए। दोनों बंगले के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला और वो अंदर चले गए। उन्हें अंदर एक पुराना हॉल नजर आता है जहां धूल से भरे फर्नीचर और टूटी फूटी दीवारें थीं। दोनों एक कमरे में चले गए जहां दो छोटे छोटे बिस्तर एक कमरे में पड़े हुए थे। अरे, यहाँ तो बड़ा आराम है। दिन भर थकने के बाद आराम ही लगेगा ना, चाहे कहीं भी हो। चल अब आराम करते हैं। तभी प्रदीप की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है जो एक डेस्क पर रखी हुई थी। वो किताब उठाता है और देखता है कि उसके ऊपर लिखा था कैंडीमैन की किताब। अरे, ये क्या है? कैंडीमैन की किताब? मुझे नहीं पता, शायद बच्चों की किताब होगी। पढ़ ले और सो जा। प्रदीप ने किताब खोली और उसमें पढ़ा, शीशे के सामने 5 बार कैंडीमैन कहोगे तो कैंडीमैन प्रकट हो जाएगा। और उसके नीचे लिखा था, कैंडीमैन कोई आम शक्ति नहीं है, बुलाने में सावधानी बरतें। चलो भैया, ये भी आजमा लेते हैं, क्या पता सही में दर्शन हो जाए कैंडीमैन जी के। प्रदीप और विकास एक पुराने लेकिन साफ शीशे के सामने खड़े हो गए। कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। जैसे ही वो 5वीं बार नाम लेता है, अचानक हवा तेज हो गई और कमरा ठंडा हो गया। कैंडीमैन अपना भयानक रूप लिए प्रकट हो जाता है। उसके एक हाथ में हुक लगा हुआ था और चेहरे पर उसके ऐसी सूजन थी जैसे मानो चेहरा मधुमक्खियों ने काटा हो। क्या हो रहा है? ये कौन है? मुझे लग रहा है कि किताब में सही लिखा था, ये वही कैंडीमैन है। कैंडीमैन को देखकर दोनों की सांसें थम गई। कैंडीमैन ने अब उन पर हमला कर दिया। वो अपना हुक प्रदीप की छाती में डाल देता है। फिर जैसे ही वो हुक खींचता है, प्रदीप का दिल बाहर आ जाता है। इसके बाद कैंडीमैन उसी हुक से विकास की छाती भेद देता है। उनकी चीखें और कैंडीमैन की भयानक हंसी बंगले में गूंजने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगले पर पड़ी तो वहां केवल खून और तीतर बीतर चीजें रह गई थी। प्रदीप और विकास की मौत की खबर जल्दी ही फैल गई। 1 महीने बाद इसी पे चर्चा करते अजय, आकाश और राज 3 आर्टिकल राइटर अपने कैबिन में थे। यार, कुछ नया और तड़कता भड़कता चाहिए। हमारे आर्टिकल्स में वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट आ रहा है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो हमारी कहानी को खास बना सके? मैंने सुना है कि इंटरनेट पर कैंडीमैन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कैंडीमैन? वो तो सिर्फ एक कहानी है ना। क्या हम सचमुच इस पर रिसर्च करना चाहते हैं? बिल्कुल, यही सही समय है इस पर रिसर्च करने का। सुना है हाल ही में कुछ लोग, प्रदीप और विकास जिनकी हत्या हुई, वो भी उसी बंगले में गए थे जो कैंडीमैन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये मामला तो पूरी तरह से पुख्ता है। लोग इस पर बात कर रहे हैं और हम इसे लेकर कुछ नया कर सकते हैं। मुझे तो ये सब बहुत डरावना लगता है। अगर सचमुच कुछ है तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? डरना किस बात का, हम एक अच्छी रिसर्च करेंगे। और यार, ये तो सुनने में भी बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। चलो हम इसे एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। हम एक टीम है, एक दूसरे का साथ देंगे, और हाँ, सही तरीके से रिसर्च करना होगा। ठीक है, मैं सबको तैयार कर लूंगा। हम कल सुबह ही निकलेंगे। सबके कैमरे, नोटबुक्स और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स तैयार रहनी चाहिए। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुम लोग कह रहे हो तो चलो देखते हैं, मगर मैं बस यहीं पर रहूंगा, दूर से ही। चलो, एक बार मौके का फायदा उठाना ही होगा।
और ये हमें हमारी स्टोरी के लिए बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, सब तैयार रहो, कल हम उस बंगले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन अजय और राज गांव में पहुंचते हैं और कालिया से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। अजय ने पहले से ही कालिया से संपर्क किया था। राज, कालिया से कांटेक्ट तो हो गया था, वो हमें बंगले के बारे में सारी जानकारी दे देगा। अजय, आकाश और राज झोपड़ी तक पहुंचते हैं जहां कालिया उनका इंतजार कर रहा था। भाई साहब, शाम हो गई है, थोड़ा भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, पहले हमें उस बंगले तक जाना है। वो बंगला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। यही आपकी गलती है। वो बंगला अंग्रेजों के जमाने का है और सिर्फ मौत की कहानियों के लिए चर्चित है। हमारे गांव वाले तो वहां कभी भी पैर नहीं रखते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई, आप हमें डराइए मत, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। जान रहेगी तो काम भी रहेगा साहब, लेकिन बिना जान के कौन सा काम होता है। भाई साहब, आप बस बंगले की जानकारी दे दीजिए। फिर भी चेतावनी देना मेरा काम है, बिना बताए हम किसी को वहां नहीं ले जाते। अपने सिर पर पाप कौन लेगा भैया। ठीक है, जल्दी बताइए। वो कैंडीमैन कहलाता है। उसकी कहानी ऐसी है कि वो एक अमीर आदमी था जिसने एक बार गांव की एक लड़की से प्रेम किया। लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाई और उसने उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला। गांव वालों ने उसे सजा दी। उसके हाथों को खंजर से काटकर उसकी जगह पर हुक लगा दिए गए। अब उसकी आत्मा वहीं बसी हुई है और वो हर किसी को अपनी मौत की धुन सुनाता है। अजय, राज और आकाश गंभीर हो जाते हैं। कालिया की बातें उन्हें सोच में डाल देती हैं। अजय, राज और आकाश के साथ कालिया बंगले के सामने पहुंचता है। अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, अब आप हमें अंदर ले चलिए। बस मैं यहीं तक हूँ, अब मैं चलता हूँ। कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि हमें वहां करना क्या होगा इस सच्चाई को जानने के लिए। भाई साहब, लगता है आपने सुना नहीं। हम गांव वाले अंदर नहीं जाते, बाकी सब तो आप खुद जान जाएंगे। 3 युवकों की मौत का यही संकेत है। कालिया ने उन्हें बंगले के दरवाजे के पास छोड़ दिया और वो तीनों अंदर चले गए। बंगले के अंदर अजय, राज और आकाश खून के धब्बे देखते हैं जो फर्श, दीवारों और चादरों पर फैले हुए थे, लेकिन शीशा बिल्कुल साफ था और एक डेस्क पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। देख राज, यहाँ एक किताब पड़ी है, कैंडीमैन की किताब। क्या ये कोई बच्चों की किताब है? भाइयों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये किताब यहाँ क्यों रखी है? सोचो, सिर्फ शीशा और डेस्क ही साफ है और इतना खून। अगर कालिया की बात सच हुई तो? कुछ नहीं होगा, गांव में ऐसी कहानियां तो चलती रहती हैं। ठीक है, किताब खोल कर देखते हैं। ये सही नहीं है, मैं जा रहा हूं। आकाश डर के मारे भाग जाता है। छोड़ो उसे, हमें खुद छानबीन करके बाहर निकलना होगा, बाहर मिल जाएगा। ठीक है, चलो किताब खोलते हैं। राज ने किताब खोली और वही पंक्तियां पढ़ी जो प्रदीप ने पढ़ी थी। शीशे के सामने 5 बार कैंडीमैन कहोगे तो कैंडीमैन प्रकट हो जाएगा। क्या मजाक है? चलो इसे बोलकर देखते हैं, अभी पर्दाफाश होगा इस हॉन्टेड हाउस का। अजय 5 बार बोलता है, कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय और राज एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखने लगे। उनके माथे पर पसीना उभर आया और कैंडीमैन प्रकट हो गया। अचानक कैंडीमैन अपनी खूनी हुक के साथ अजय और राज पर हमला करता है। दिल, तुम्हारा दिल। कैंडीमैन अपना हुक अजय की छाती में डाल देता है और अजय का दिल उस हुक में फंसकर बाहर आ जाता है। उनकी चीखें और दर्द की आवाजें बंगले की दीवारों में गूंजने लगती हैं। आकाश बाहर दौड़ते हुए कालिया के पास पहुंच गया। कालिया दूर खड़ा है और उसे चुपचाप देख रहा था।
बाबा बचा लो मुझे, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। डरो मत बेटा, तुम मौत को छूकर बाहर आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारे मित्र नहीं रहे। आकाश रोने लगता है और वो चीखें उसके जीवन की अंतिम आवाजें बन गई। शायद वो उस खौफनाक दिन को हमेशा याद रखेगा। बाद में कैंडीमैन के बारे में आकाश ने एक आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से लोगों में जिज्ञासा फैल गई। उसने अपने आर्टिकल में लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए वहां कभी मत जाना। उसने अपने आर्टिकल के आखिर में लिखा कि उस बंगले के अंदर जाने की जिज्ञासा के कारण ही आज उसके 2 दोस्त कैंडीमैन के शिकार हो चुके हैं और उसे उनकी कमी महसूस होती है। रोहित शहर की एमएनसी में जॉब करता था। उसको घर लौटते हुए रात के 10 बज जाया करते थे। इस टाइम वो बड़े पुल के ऊपर से गुजर रहा था। यार आज भी घर पहुंचने में देर हो जाएगी, शहर में ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है। उसने बाइक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा पुल की रेलिंग के पास एक औरत अपने हाथ में एक नवजात बच्चे को लिए खड़ी है। ये क्या कर रही हो? मुझे ये करना ही पड़ेगा। ए, रुको, ये क्या कर रही हो? वो औरत अपने बच्चे समेत पुल के नीचे समुद्र में कूदने ही वाली थी। तभी रोहित ने उसको पकड़कर पीछे खींच लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा पाप करने जा रही थी? मेरी मजबूरी है जो कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। मैं तो अपने बच्चे और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब उस नई बीवी को घर में रखकर मुझे मेरे बच्चे समेत घर से निकाल दिया। इसीलिए मैं अपने और अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करने जा रही थी। सुबह तक तो वैसे भी हम दोनों भूख से मरने ही वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगा। हम लोग गांव के हैं, गांव की औरतों के साथ ऐसा होता रहता है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। उसकी बात सुनकर रोहित को उस पर दया आ गई और उसने कुछ सोचकर कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में तुम्हें जगह मिल जाएगी। मेरी बीवी अकेले घर संभालती है, तुम्हारे जाने से उसकी भी मदद हो जाएगी। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आ गए आप? आज तो मौसम बहुत खराब था। मधु के अल्फाज अधूरे रह गए जब उसने रोहित के साथ उस औरत को देखा। हॉल में बैठे हुए रोहित के भाई रितेश ने भी उसको देख लिया। मधु ये मोहिनी है, बेचारी बहुत परेशान है, मरने जा रही थी, इसीलिए इसे मैं यहाँ लेकर आ गया। अरे अरे, परेशानी तो सब पर आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी ही खत्म कर दें। आओ अंदर आओ। भैया तो फिर क्या अब ये हमारे घर पर ही रहेगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। ये तो अच्छी बात है भैया। सबने एक साथ खाना खाया। मोहिनी ने उस समय भी अपने बच्चे को गोद में ही रखा। फिर मधु ने उसको दूध की बोतल देते हुए कहा, ये लो, मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, वहाँ बैठकर आराम से अपने मुन्ने को दूध पिला देना। अगले दिन से ही मोहिनी ने घर के काम में मधु का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शाम के टाइम जब मधु और मोहिनी रसोई में खाना बना रही थी तो सोफे पर पड़े मोहिनी के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मैं अभी आती हूँ दीदी। अरे मोहिनी, तुम खाना बनाओ, इतना तो मैं भी मुन्ना को संभाल सकता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो? रितेश ने बहुत ही गंदी नजरों से मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मोहिनी ने कुछ सोचा, लेकिन रितेश उसका जवाब सुने बगैर ही सोफे के पास गया और उसने मुन्ना को गोद में उठाया।
अरे मुन्ना बेटा, क्यों रो रहा है? रितेश उसको चुप कराने के लिए पुचकारने लगा, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस हुआ। अरे इस बच्चे का वजन अचानक इतना कैसे बढ़ गया? वो बच्चा इतना भारी हो गया कि रितेश से संभाला नहीं गया और जमीन पर गिर गया। और तभी धम की आवाज हुई। अरे मेरा बच्चा! मोहिनी भागी भागी उसके पास आई और उसके पीछे मधु भी वहाँ पहुँच गई। ये क्या रितेश, तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जाता तो क्यों तुमने मोहिनी को रोका था? रितेश के मुंह से कुछ जवाब देते ही नहीं बन रहा था। उसको ये देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था कि जो बच्चा उससे संभाला नहीं गया वो मधु ने इतनी आसानी से कैसे उठा लिया, और उस बच्चे को जरा भी चोट नहीं आई थी तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कोई बात नहीं दीदी, मुन्ना को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा है। ऐसा कहकर मोहिनी अपने बच्चे को गोद में उठाकर किचन में ले गई। अरे मेरे मुन्ने को भूख लगी है ना? अभी रुको। उसने चिकन लेग पीस निकाला और उस बच्चे के होठों पर रखा। तभी पूरा लेग पीस उस बच्चे ने अपने मुंह के अंदर ले लिया। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात को डिनर के टाइम रितेश सबकी नजरों से बचकर उसके शरीर को बार बार निहार रहा था और मोहिनी का इस पर जरा भी ध्यान नहीं था। मधु दीदी, मैं जरा मुन्ने को बाहर घुमा लाती हूँ। ये क्या कह रही हो? इतनी रात में इसे कहाँ लेकर जाओगी? ये तो इसकी आदत है, रात के समय इसको कुछ देर के लिए बाहर घुमाना ही पड़ता है, वरना ये पूरी रात रोता रहेगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी घर से निकल गई। मैं भी जरा गार्डन में टहल लेता हूँ, खाना हजम हो जाएगा। ये कहकर रितेश भी घर से निकल गया, लेकिन असल में वो गार्डन में ना जाकर वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। आज तो इसे अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। एक बच्चे की माँ है तो क्या हुआ, है तो एकदम लड़की मटेरियल ही ना। थोड़ी दूर जाने के बाद घना जंगल शुरू हो गया था। अरे ये चल रही है कि भाग रही है? इतनी स्पीड में कोई कैसे चल सकता है भला? और ये देखकर रितेश हैरान रह गया। तभी झाड़ियों में अजीब सी हलचल होने लगी। रितेश अभी भी बस यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि मोहिनी ने ऐसा क्यों किया। तभी झाड़ियों के अंदर से 6 फीट लंबा एक बहुत ही भयानक दिखने वाला हैवान बाहर आया। उसका मुंह भेड़ियों के जैसा था और पंजे बहुत ही खूंखार थे। आंखें तेज नीली थी और पूरे शरीर पर बाल ही बाल उगे हुए थे। उसे देखकर रितेश का दिल दहल उठा और उसकी सांस गले में ही अटक गई। अचानक उस दानव ने रितेश पर हमला बोल दिया और फिर रितेश की तेज चीख फिजा में गूंज गई। अरे मोहिनी, तुम वापस आ गई? तुमने रितेश को देखा है क्या? जी हाँ, मैंने उनको जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। जंगल की तरफ? ये कहते हुए रोहित ने मधु की तरफ देखा, लेकिन मोहिनी चुपचाप अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई। सुबह होने पर भी रितेश वापस नहीं लौटा, तो अब रोहित और मधु को उसकी चिंता होने लगी थी। उसके बाद रात होने तक भी रितेश घर नहीं आया। आसपास पूछ कर आ गया, लेकिन किसी ने भी हमारे रितेश को नहीं देखा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जब मोहिनी अपने बच्चे के साथ निकली थी, तभी रितेश भी उसके पीछे ही घर से निकल गया था। कहीं ये मोहिनी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? ये सुनकर रोहित भी सोच में पड़ गया था। मोहिनी ने खाना खाया और आज भी खाना खाते ही उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। दीदी, मैं जरा मुन्ने को घुमा कर लाती हूँ, वरना ये चुप ही नहीं होगा। ये कहकर मोहिनी घर से निकली, लेकिन आज रोहित उसके पीछे पीछे हो लिया। रोहित काफी फासले के साथ उसका पीछा कर रहा था। बस बस मुन्ना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सब्र करो।
मुन्ना तेज तेज रोए जा रहा था। ये किस जगह पहुंचने की बात कर रही है? मोहिनी उन्हीं झाड़ियों के पास जाकर रुकी, लेकिन आज वो मुन्ना को वहां फेंकती वो उसकी गोद से जमीन पर कूद गया। मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? मुन्ना देखते ही देखते और उसी हैवान में बदल गया। ये देखकर रोहित की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फिर उस हैवान ने झाड़ियों के बीच से छिपी किसी चीज को निकाला। ये चीज थी रितेश की लाश। हैवान ने रितेश की एक टांग पर अपना मुंह मारा और चबाने लगा। ये मंजर देखकर रोहित थर थर कांपने लगा और वहां से ऐसा भागा कि सीधा अपने घर के अंदर ही आकर रुका। उसकी सांस फूल रही थी और वो पूरा पसीना पसीना था। रोहित, आपको क्या हो गया है? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मोहिनी का बच्चा मुन्ना, वो बच्चा नहीं एक हैवान है। क्या? अब रोहित ने मधु को सब कुछ बता दिया। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। ये दोनों बस जल्दी से अपने कमरे में घुसकर बैठ गए। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। लगता है वो आ गई। मोहिनी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई, जो कि अब फिर से बच्चे की तरह दिखने लगा था और बिल्कुल शांत था। उसके कमरे के जाने के ठीक बाद ही रोहित और मधु भी उसके कमरे में घुस गए। क्या हुआ? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर रोहित ने चाकू सामने किया और बोला, मैंने अपनी आंखों के सामने इस मुन्ना को हैवान बनते हुए देखा है। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे कुछ मत कीजिएगा। इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि जैसे इसने मेरे भाई की जान ली है, वैसे ही ये किसी और को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाए। इतना कहकर रोहित ने तेजी के साथ मुन्ने पर चाकू से हमला किया। ये देखकर मधु भी खौफ में आ गई थी और तभी मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ तुझे? क्यों ऐसे चुड़ैलों की तरह हंस रही है? तुझे क्या लगता है मेरे बेटे को मारकर तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है? तूने सिर्फ मेरे बेटे को मारा है, लेकिन उसके अंदर बसे हुए हैवान को नहीं। वो तो एक श्राप है, हमेशा उसको मारने वाले पर लग जाता है। तू भी अब शापित है। ये सुनकर रोहित ने गुस्से में मोहिनी को भी मार दिया और पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अगली रात मधु और रोहित दोनों ही हॉल में थे। आप आखिर कब तक भूखे रहेंगे? हमारा रितेश अब वापस तो नहीं आने वाला ना? मैं खाना बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरा मन नहीं है खाने का। खाने का मन तो मोहिनी का भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों ही रात भर भूखे ही कमरे में जाकर सो गए। तकरीबन 2 बजे अचानक रोहित चीखने चिल्लाने लगा। रोहित, क्या हुआ आपको? रोहित देखते ही देखते उसी हैवान में बदल गया और मधु को खूंखार निगाहों से घूरने लगा। मधु का दिल दहल उठा और उसकी चीख पूरे घर में गूंज कर रह गई।